थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारी हेडिंग है पहली, अप्रोचेस टू बजटिंग, कि बजट बनाने के क्या तरीके हैं, क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनको फॉलो करके बजट बनाया जा सकता है। इनमें पहली अप्रोच है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को फ्लेक्स्ड बजट से कंफ्यूज ना कीजिएगा। फ्लेक्स बजट आपने कैप 3 में पढ़ा था, वेरियंस एनालिसिस के टॉपिक में पढ़ा था, एंड दैट देयर कॉन्सेप्ट वाज कि आप साल शुरू होने से पहले एक बजट बना लेते हो आने वाले पीरियड का टारगेट, जिसको हमने फिक्स्ड बजट का नाम दिया था। फिर हमने कहा था हम ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं और साल के एंड पे एक्चुअल एक्टिविटी को बजटेड एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं। अगर तो एक्चुअल एक्टिविटी और बजटेड एक्टिविटी करीब करीब हैं तो हम मिलते जुलते हैं, सेम हैं, बल्कि कहना चाहिए एक्चुअल एक्टिविटी और बजटेड एक्टिविटी सेम है, तो हम बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं फॉर वेरियंस एनालिसिस। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी और बजटेड एक्टिविटी में डिफरेंस है तो फिर हमने जो बात सीखी थी कैप 3 में कि फिर हम फिक्स्ड बजट को फ्लेक्स कर लेते हैं। फिक्स्ड बजट को हम फ्लेक्स करते हैं। पीरियड फ्लेक्स करने से मुराद क्या है कि पीरियड एंड होने पे रिवाइज्ड बजट बनाओ फॉर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। दिस इज फ्लेक्सिंग द बजट। याद है ये बात? इसको हमने कहा था फ्लेक्स्ड बजट। बट अब हम फ्लेक्स्ड बजट नहीं पढ़े, अब हम फ्लेक्सिबल बजट पढ़ने जा रहे हैं। फ्लेक्स्ड बजट आप कैफ 3 में पढ़ चुके हो, इस पे हम बात नहीं करने जा रहे। हम इस वक्त फ्लेक्सिबल बजट पे बात करने जा रहे हैं। फ्लेक्स बजट आगे समझ याद आ गया जनाब क्या था फ्लेक्स बजट? फ्लेक्सिबल बजट क्या है कि आप साल के शुरू में ही एक बजट ना बनाओ, साल के शुरू में ही मल्टीपल बजट बना लो। ये बजट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फ्लेक्स बजट में, फ्लेक्स्ड बजट में क्या था, साल के शुरू में फिक्स बनाओ, साल के एंड पे देखो एक्चुअल एक्टिविटी क्या हासिल हुई, एक्चुअल एक्टिविटी के लिहाज से बजट रिवाइज कर लो। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, साल के शुरू में ही आप मल्टीपल बजट बना लो। साल के शुरू में ही आप मल्टीपल बजट बनाओ कि भाई अगर हम अगले साल 10,000 यूनिट बेचें तो बजट क्या होगा, 9,000 बेचें तो बजट क्या होगा, 8,000 बेचें तो बजट क्या होगा। मल्टीपल बजट साल के शुरू में बना लो और फिर साल के एंड पे जो एक्चुअल एक्टिविटी देखो, जिस फ्लेक्सिबल बजट से करीब तर है उससे वेरियंस एनालिसिस कर लो, कंपैरिजन उससे करो। सो फ्लेक्स बजट साल के एंड पे बजट को रिवाइज करना, फ्लेक्सिबल बजट साल के शुरू में ही डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे बजट बना लेना। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मकसद फ्लेक्स बजट में है एक्चुअल एक्टिविटी के लेवल के मुताबिक बजट रिवाइज करना साल के एंड पे, और फ्लेक्सिबल बजट में है भाई हमें पता नहीं एक्टिविटी लेवल में, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में ऊंच नीच आ जाती है, पता नहीं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल साल के एंड पे क्या निकले, तो साल के शुरू में ही हम डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे बजट बना लेते हैं और साल के एंड पे एक्चुअल एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से मैच करेगी वो वाला बजट पिक करके बजट वर्सेस एक्चुअल कर लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। इलस्ट्रेशन 5 से हम वॉक थ्रू करते हैं जी। फ्लेक्सिबल बजटिंग के हमारे पास है। ये जी फ्लेक्सिबल बजट की इलस्ट्रेशन 5। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर टोटल कॉस्ट फॉर 10,000, 8,000 एंड 6,000 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट फंक्शनल भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल बजट P&L का भी हो सकता है। द एक्सपेंसेस फॉर द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। 10,000 के हिसाब से बजटेड प्रोडक्शन का हिसाब दिया गया है। मटेरियल, ये पर यूनिट डाटा जी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें 10% फिक्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ये हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है
और हमें कहा गया बजट बनाइए टोटल कॉस्ट का 10,000, 8,000, 6,000 यूनिट्स के हिसाब से। इस कॉस्ट पर यूनिट के रिकॉर्ड में कुछ कॉस्ट वेरिएबल हैं, कुछ कॉस्ट फिक्स हैं। जब हम टोटल कॉस्ट का बजट बनाने जा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे, तो एक्टिविटी बदलने से क्या वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों बदलती हैं? फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना। टोटल कॉस्ट की बात हो रही है ना भाई, टोटल कॉस्ट का बजट बनाना है, तो टोटल कॉस्ट तो प्रोडक्शन 6,000 है या प्रोडक्शन 10,000 है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो सबसे अहम काम है कि आप वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर लो, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर लें, और डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे आपने बजट बनाना है। $10,000, 8,000, 6,000। टोटल कॉस्ट बजट बनाते हुए हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलहदा अलहदा डील करेंगे। वेरिएबल मेरे पास है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सॉरी, वेरिएबल का वर्ड तो हमने ऊपर लिख दिया ना, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन आर ऑल फिक्स्ड। इसके बाद हम यहाँ पे फिक्स्ड की कहानी लेते हैं। फिक्स्ड में हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, फिक्स में हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फिक्स में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फिक्स में हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस हैं। लीजिए जी, ये हमारा बजट बन जाएगा। यहाँ पे ये टेबल पॉपुलेट करना है आपने और बजट बनाना है। एक बात नोट कर लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वॉल्यूम बदलने से नहीं बदलेगी। जो खर्चा आपने ले लिया पहले कॉलम में, अगले कॉलम में भी सेम रिपीट हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट बदलने से बदलती है। इफ दिस इज ए, तो मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? ए मल्टीप्लाइड विथ 70। लेबर कॉस्ट क्या होगी? ए मल्टीप्लाइड विथ 25। वेरिएबल ओवरहेड क्या होंगे? ए मल्टीप्लाइड विथ 25। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? ए मल्टीप्लाइड विथ 10। सॉरी, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए मल्टीप्लाइड विथ 5। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स, मतलब 90% वेरिएबल, ए मल्टीप्लाइड विथ 13 का 90%। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स, मतलब 80% वेरिएबल, ए मल्टीप्लाइड विथ 7 का 80%। एडमिन ऑल फिक्स, दैट्स इट। लीजिए जी, यहां से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए। हर कॉलम में वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। फ्लेक्सिबल बजट, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए टोटल कॉस्ट का बजट हमें बनाने को कहा गया है। बनाइए जरा वेरिएबल कॉस्ट का डाटा। सारी वर्किंग मैंने बना दी आपके सामने। वेरिएबल कॉस्ट फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए डाटा आपके सामने आ गया है। जी बेटा, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 हैं। बिल्कुल जी, वेरिएबल ओवरहेड 20 हैं।
जी बेटा, लास्ट वन इज नीचे ये वैल्यूज़ आपके सामने तकरीबन आ गई सारी। फिक्स कॉस्ट सेम रिपीट होनी है, वॉल्यूम बदलने से फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती। वेरिएबल कॉस्ट सबकी तमाम हेड्स में आपके सामने कैलकुलेट कर ली गई। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट के साल शुरू होने से पहले आपने सिंगल एक्टिविटी का बजट नहीं बनाया, साल शुरू होने से पहले मल्टीपल एक्टिविटीज़ का बजट बनाया। ये बजट वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जो अपने प्रोजेक्टेड वॉल्यूम के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। उनको नहीं पता कि हमारी अगले साल सेल्स क्या हो पाएंगी, ऊंच नीच हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टार्टिंग विद वन फिक्स्ड बजट और साल के एंड पे जाके उसको फ्लेक्स करने की बजाय दे मे ऑप्ट टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स, ताकि ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे कि जिस बजटेड लेवल से हमारी एक्चुअल एक्टिविटी मैच करती है उसी बजट को हम वेरियंस एनालिसिस में इस्तेमाल कर लें। क्योंकि बजट बनाना ही काम नहीं है, बजट बना के उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना और वेरियंस एनालिसिस करना, जो कि आप 3 में आप पढ़ के आए हो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो फ्लेक्सिबल बजट इट्स अ सिंपल टॉपिक। हमें पास पेपर में जैसे मैंने कहा था आगे जो एरिया हम पढ़े हैं इन पे में क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, 2-4 नंबर का कोई छोटी सी वर्किंग या एमसीक्यूज में कुछ चीज़ हमें टेस्ट की जा सकती है। जी, एनी क्वेश्चन ऑन फ्लेक्सिबल बजट्स? अच्छा जी, एक इंक्रीमेंटल बजट, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था जब हमने बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। वहाँ मैंने आपको इंक्रीमेंटल बजट का कॉन्सेप्ट दिया था। हम तरीके पढ़े हैं बजट बनाने के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या तरीके फॉलो कर सकती हैं। इंक्रीमेंटल बजट क्या कहता है जनाब? अंडर दिस अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, प्रीवियस पीरियड बजट इज टेकन एज द बेस एंड एडजस्टमेंट आर मेड टू टेक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अदर चेंजेस लाइक टैक्स and any additional activity planned for the next year, for example launch of the products etc. इंक्रीमेंटल बजट, आप पिछले पीरियड के बजट को बेस बनाते हो कि भाई ये पिछले साल हमने ये बजट बनाया था, अगले साल अब हम क्या क्या चेंजेस पिछले साल के मुकाबले में करना चाहते हैं। अगले साल एक तो इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो प्राइस चेंज का इफेक्ट डाल दो, पिछले बजट में प्लस माइनस करो, तो इतने % प्राइस बढ़ेगी, इतने % हमारी रेवेन्यू की, इतने % कॉस्ट की, इतने % बिजली की बिल की कॉस्ट बढ़नी है, पिछले बजट में वो चेंजेस डालो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए बजट का रेडीनेस शुरू होगी। फिर वॉल्यूम चेंजेस अगर है, अगले साल हमने कोई वॉल्यूम चेंज करनी है वो इनकॉर्पोरेट कर लो, या टैक्स रेट का चेंज होना है वो इनकॉर्पोरेट कर लो, या आपने कोई मजीद नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसका कोई इम्पैक्ट आना है नेक्स्ट ईयर का, वो उसमें ऐड कर लो कि भाई नई प्रोडक्ट की वजह से इतना रेवेन्यू, इतने कॉस्ट ऐड होगी। फिर जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में ही शायद कि भाई नेक्स्ट ईयर में हम नया प्लांट लगा लेंगे या मशीनरी बदल देंगे जिससे मटेरियल वेस्टेज इतनी कम हो जाएगी, लेबर एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी, वो इनकॉर्पोरेट कर लो। मतलब पिछले साल के बजट को लो और अगले साल क्या क्या प्लान है आपके या क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, उन चेंजेस को पिछले साल के बजट में प्लस माइनस करके एडजस्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजट अप्रोच, कि पिछले बजट में एडिशनल जो चेंजेस हैं उनको डालिए। एडवांटेजेस क्या हैं? मेक्स बजटिंग प्रोसेस सिंपल, बजट प्रोसेस सिंपल और क्विक हो जाता है। पिछले बजट में ही प्लस माइनस किया, जल्दी से एडजस्ट हो गया, अगले पीरियड का बजट बन गया। सूटेबल है फॉर स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसे बिजनेसेस जिनकी बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिवली स्टेबल है, एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल पे चलते हैं, उनके लिए सूटेबल है इंक्रीमेंटल बजट बनाना। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल, बजट बनाने के लिए जो डाटा, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने सिर्फ उसमें से प्लस माइनस चीजें कुछ एडजस्टमेंट डालनी है। लेकिन देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग। सबसे पहला ड्रॉबैक, एरर्स ऑफ प्रायर पीरियड विल बी कैरिड फॉरवर्ड।
अगर पिछले साल बजट बनाने में हमसे कोई गलती हो गई थी ना, तो उसी गलत बजट को लेकर हम आगे चल पड़े हैं। हमने उस एरर को रेक्टिफाई नहीं किया। इंक्रीमेंटल बजट में अगर कोई पिछले पीरियड में गलती हो गई थी तो दैट एरर इज कैरिड फॉरवर्ड, वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। बजट के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म यूज होती है बजटरी स्लैक। बजटरी स्लैक बेसिकली एक इंटेंशनल कह लो एफर्ट टू मैनिपुलेट बजट को कहते हैं। ये भी एक तरह की एरर है, लेकिन बजटरी स्लैक आप इंटेंशनल एफर्ट टू मैनिपुलेट बजट, उसको हम बजटरी स्लैक कहते हैं। ये कैसे आती है बजटरी स्लैक? वैसे तो स्लैक का मतलब होता है स्पेयर रिसोर्सेज। डिक्शनरी मीनिंग शायद स्लैक का जाके देखोगे ना, स्लैक का डिक्शनरी मीनिंग होती है स्पेयर या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। बजट में बजटरी स्लैक से क्या मुराद है? बजट बनाने का प्रोसेस अगर आप थोड़ा रिकॉल करो, बजट बनेगा कैसे? हमने डिस्कशन की थी बजट बनाने के लिए बेसिकली आपको, ये बेसिकली दो टॉपिक ना मिलके पढ़ने वाले थे, लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादा बिछड़ गए जैसे दो भाई ना, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो मिल के पढ़ने वाले टॉपिक है। लेकिन हमारा एक कैफ 3 में चला गया, कैफ 6 में आ गया। अगर आपको याद हो थोड़ी बात कैफ 3 की, आपको याद है वहां पे हमने पीएनएल बनाते थे कैफ 3 में। एक सवाल आता था एक्चुअल पीएनएल बनाओ या जस्ट पीएनएल बनाओ। हमने कहा जी एक सवाल आता था पीएनएल बनाओ अंडर से मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने कहा जी अगर हमें पीएनएल बनाने को कहा जाए ना, तो इसका मतलब एक्चुअल एक्टिविटी एंड एक्चुअल प्राइसेस एंड कॉस्ट, इस डाटा को लेकर पीएनएल बनाओ, तो ये कहलाता है पीएनएल, सादा पीएनएल। फिर एक और सवाल हमने देखा था, उसमें उसने कहा था कि आप पीएनएल बनाओ यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। पीएनएल, एक था पीएनएल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, एक पीएनएल अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। कैफ 3 की बातें हैं। वहां पे मैंने आपसे कहा था भाई जब ऐसा सवाल आए तो फिर कहा उसने पीएनएल है ना, तो एक्टिविटी लेवल तो एक्चुअल उठा लो, लेकिन उसने कहा स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ बनाओ, तो फिर प्राइस और कॉस्ट स्टैंडर्ड या बजटेड डाटा लेना है आपने, एक्चुअल नहीं लेना प्राइस कॉस्ट का। ये था हमारा पीएनएल अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर एक तीसरा सवाल भी हमने वहां पे देखा था कैफ 3 में ही, बजटेड पीएनएल बनाओ। और बजटेड पीएनएल में मैंने आपको गाइड किया था भाई बजटेड पीएनएल में आप एक्टिविटी लेवल भी बजट लोगे और प्राइस एंड कॉस्ट भी स्टैंडर्ड या बजटेड लेते हो। तो यहां से मैं आपको जो रिकॉल करा रहा हूं, बजटेड पीएनएल जो बनता है उसमें प्राइस और कॉस्ट का डाटा स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मेजर की जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड प्राइस ली जाती है, उसको बजटेड एक्टिविटी लेवल से मिलाओ तो आपका बजटेड पीएनएल बन जाता है। बजटरी स्लैक। अब दोबारा हम अगर पीछे जाएं, स्टैंडर्ड, हम अपने लेबर कॉस्ट का बजट बनाना चाह रहे हैं, हम लेबर कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट का हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट होगा, जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर होगा, उसी को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर की कॉस्ट, बजटेड प्रोडक्शन लेबर की कॉस्ट बनेगी ना। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, यहीं से हमारी बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी ना, लेबर कॉस्ट अगले साल की। जब आप लेबर का स्टैंडर्ड सेट करने जाते हो तो किसकी जिम्मेदारी है लेबर का स्टैंडर्ड सेट करना? टाइम का स्टैंडर्ड सेट करना। हमने पढ़ी थी बात कि लेबर एक यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगेगा, ये मेजर करना और इस पे गाइड करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेबर से प्रोडक्ट बनवा रही है। तो आपने लेबर को एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, ये जब पूछोगे तो प्रोडक्शन टीम से पूछोगे। अब प्रोडक्शन टीम का हिस्सा ही है ना वर्कर, जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है, और वर्कर्स को पता है कि भाई हमसे जो स्टैंडर्ड ये पूछ रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहे हैं कल को हमारी परफॉर्मेंस उन्होंने स्टैंडर्ड से कंपेयर करनी है। तो ह्यूमन साइकी है,
कि जब आप प्रोडक्शन टीम से पूछोगे भाई इसका स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना होना चाहिए जो हम वर्कर्स को टारगेट दें, तो प्रोडक्शन टीम का चूंकि वर्कर भी हिस्सा ही हैं और वर्कर की परफॉर्मेंस प्रोडक्शन टीम की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है, तो प्रोडक्शन टीम का जो इंचार्ज है जिससे आपने सवाल पूछा वो कोशिश करेगा कि लेबर आवर में थोड़ी सी डंडी मार ले ताकि उसको अचीव करना आसान हो जाए। और कल को जब अचीव कर लेंगे तो डिपार्टमेंट को बोनस मिलेगा, तो सारे मेरे एज अ मैनेजर मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और मुझे भी बोनस का कोई हिस्सा मिल जाएगा। तो बेशक स्टैंडर्ड टाइम मेरिट पे 10 घंटे लगने चाहिए थे पर यूनिट, वो कहेगा यार 11 कर लो उसको, नहीं भी 11 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में। समझ आ रही ना, क्योंकि 10 कहेगा तो उसको पता है कुछ वर्कर अचीव करेंगे कुछ नहीं अचीव करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे नजर आएगी कि भाई टारगेट सबने अचीव नहीं किया तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड आवर 11 रख दूं तो मैक्सिमम वर्कर्स को अचीव कर लेंगे और लगेगा डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो इसको कहते हैं बजटरी स्लैक। बजट बनाते हुए जो लोग इंचार्ज हैं बजट बनाने के, वो इस तरह का कुशन बिल्ड कर लेते हैं, रिसोर्सेज में एक्स्ट्रा स्लैक बिल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से टारगेट्स को अचीव करना आसान हो जाता है बेसिकली एरर ना, बजट की एरर है कि एक टीम मेंबर ने अपने पर्सनल या डिपार्टमेंटल बेनिफिट के लिए बजट में एक वारिस डाल दिया, एक गलती डाल दी उसने, और अगर हम इंक्रीमेंटल बजट पे चलेंगे तो ये गलती अगले साल भी चली जाएगी। अगर आप इंक्रीमेंटल बजट पे नहीं जाते, आप ये एक्सरसाइज दोबारा करते, दोबारा नए सिरे से स्टैंडर्ड सेट करते, हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर बदल चुका होता, हो सकता है आप उससे पूछते तो वो जरा ज़्यादा ऑनेस्ट होता, वो कहता नहीं भी 10 आवर पर यूनिट। लेकिन आपने नए सिरे से बजटिंग एक्सरसाइज नहीं की, आपने इंक्रीमेंटल बजट को फॉलो कर लिया, तो पिछले साल की गलती कैरी होगी, बजटरी स्लैक कैरी होगी। तो स्लैक मीन्स बजट जो स्टैंडर्ड सेटिंग में एक्स्ट्रा कुशन रख लेना, एरर गलती करते हुए जानते बूझते, इसको बजटरी स्लैक कहते हैं। तो जनाब बजटरी स्लैक कैरीड फॉरवर्ड, uneconomical activities of previous period may be carried forward. For example, inert production may continue where outsourcing may have become cheap. ये भी हमने कैप्सी में डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी ना, मेक और बाय डिसीजन। अगर हम इंक्रीमेंटल बजटिंग पे चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, भी पिछले साल जो किया था अगले साल भी वही करना है, प्लस माइनस एडजस्ट कर लो। पिछले साल हमने इन हाउस प्रोडक्शन की थी एक कंपोनेंट की, अगर इंक्रीमेंटल बजट पे चल रहे हो तो अगले साल भी आप उसकी इन हाउस प्रोडक्शन ही प्लान कर लोगे, क्योंकि आपने तो पिछले साल जो किया था उसमें इन्फ्लेशन की कॉस्ट की एडजस्टमेंट डाली है आपने। लेकिन हो सकता है अगर आप अगले साल का बजट बनाते हुए दोबारा नए सिरे से सोचते तो आपको पता लगता कि भाई अब तो हमें इसका एक आउटसोर्सिंग ऑप्शन बड़ी अच्छी चीपर रेट में मिल रही है, इन हाउस प्रोडक्शन की बजाय हमें तो आउटसोर्सिंग में जाना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप दोबारा नए सिरे से बजटिंग प्रोसेस से गुजरोगे। अगर आप इंक्रीमेंटल बजट पर चले गए तो जो पिछले साल किया था प्लस माइनस कर दो उसमें, पिछले साल प्रोडक्शन की थी दोबारा प्रोडक्शन कर लो, पिछले साल खर्चा 10 रुपये था अब 11 रुपये लग जाएगा। लेकिन यू विल नॉट कंसिडर कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन शायद अब बेहतर आ चुकी है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। इन्फ्लेशन में भी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, हमारे लिए इंक्रीमेंटल बजटिंग में ये भी एक चैलेंज होता है कि प्राइस, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, देयर आर सो मैनी वेरिएबल्स। इंक्रीमेंटल बजट में आपने हर वैल्यू में फ्यूचर आने वाले साल के हिसाब से इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट तो डालनी डालनी है, तो इट इज़ एट टाइम चैलेंजिंग टू प्रिडिक्ट इन्फ्लेशन फॉर डिफरेंट कॉस्ट। ये भी इसमें चैलेंज होता है इंक्रीमेंटल बजट में कि पिछले बजट में जब आप चेंजेस डालने जाते हो, इन्फ्लेशन डिफरेंट वैल्यूज़ की क्या होनी चाहिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एंड फोरकास्ट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हमारी बजटिंग के एरिया पे डिस्कशन जारी थी और उसमें हमने एक आखिरी क्वेश्चन ऑटम 23 क्वेश्चन 7 और कुछ अप्रोचेस टूवर्ड्स बजटिंग एंड देन अ लिटिल थ्योरी, ये हमारा एजेंडा थोड़ा रह गया है। तो पहले हम ऑटम 23 का क्वेश्चन कर लेते हैं आज, फिर बाकी थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रहता है हमारा रहता है, उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ऑटम 23। ये जी अरमान खान
क्वेश्चन का नाम, और इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। मंथ वाइज कैश बजट चाहिए क्वार्टर का, जो कि 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, ये क्वार्टर बनता है हमारा। मंथली बजट चाहिए। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर देखते हैं क्या क्या इसमें ट्रिक्स वो हमसे आजमा रहा है। Arman Khan recently registered a small spice exporting business and will begin exporting biryani masala to customer in USA starting from October 23। एक्सपोर्ट आपकी शुरू होनी है अक्टूबर 23 से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 3 महीने का बजट हमें बनाना है। He managed to secure a cash injection of rupees 1.5 million from his friend। कैश इंजेक्शन अपने दोस्त से उसने अरेंज करके इंजेक्ट की। He has promised to repay his loan by end of 2023। 2023 के एंड में, मतलब दिसंबर में रीपे भी करना है हमने लोन। He has brought his personal car valued 1.5 million into the business। गाड़ी भी उसने अपने बिजनेस में शामिल कर ली है, कारोबार में इस्तेमाल करना शुरू कर दी है 15 लाख की। While formulating the planning and budgeting strategy, he developed the following estimates। An immediate investment of 1 million will be required to purchase packaging machinery। 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी मजीद पैकेजिंग मशीनरी के लिए। A month wise projected sales in rupee equivalents from October 23 to January 2024 are as follows। करना एक्सपोर्ट है, लेकिन उसने एक्सपोर्ट आपको पता है फॉरेन करेंसी में होती है, उसने उसको रुपये में कन्वर्ट करके हमें बता दिया है मंथली सेल्स हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की क्या होने वाली है। 20% of the sale receipts from customer are received in the month before the sale, 60% during the month of sale, and the remaining in the following month। The bank deducts a 1.5% tax at source from all customer receipts। To timely process the spice for export, the Arman must purchase the spices a month before the expected sale। Packaging materials are readily available and can be purchased in the month of sale। Further details regarding sales and purchase are as follows। Sale price per carton, spices required per carton, packaging material required per carton, 60% of the spice purchased are paid in the month of purchase, while the remaining amount settled in the following month। Packing material suppliers are paid in the month of purchase। A 2% agency commission is payable to the agents in the month of sale। Projected administrative expenses amounted to 300,000 per month for the quarter ending 31st December 2023। The related payment is made in the month of its incurrence। Arman has arranged a running finance facility of 3 million with the local bank at a markup of 25% per annum। The markup is payable at each month end on the outstanding closing balance। ये कहानी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स डाले हैं, आपको पढ़ने में पता लगा होगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पढ़ने में फील हुई नहीं। वेरिएबल ज़्यादा है लेकिन कैलकुलेशन सीधी सीधी बनने वाली है। एक बार फिर इसको पढ़ लीजिए सवाल को, फिर हम इसका आंसर बनाना शुरू करते हैं। प्रिपेयर मंथ वाइज कैश बजट। कोशिश कीजिए तमाम वेरिएबल्स को रजिस्टर करते जाएं और उनका इम्पैक्ट भी सोचते जाएं साथ साथ कहाँ कहाँ आने वाला है।
अच्छा, ये कुछ फॉर्मेट शायद कुछ ऐसा बनता हमें नज़र आ रहा है। एडमिन एक्सपेंसेस मिस हो गए जी, बिल्कुल जी, एक एडमिन एक्सपेंसेस की आइटम भी है। मशीन परचेज भी है जी, बिल्कुल ठीक है जी, इक्विपमेंट परचेज है, मशीन परचेज है। मैं यहाँ पे मशीन परचेज, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट। वो आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, नीड बेसिस, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज ओवरड्राफ्ट, जितनी ज़रूरत होगी उतना निकलेगा ना। ये देखो यहाँ पे ये शेप से फ़र्क है आम बजट से, क्योंकि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी उसका मार्कअप है। देखो तो फ़र्क क्या पड़ा, हमने नेट रसीद पेमेंट बनाई, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लाए, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस लिया, मैंने कैरिड फॉरवर्ड नहीं किया। उसने कहा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है आपने, ये लिखा ना उसने। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आएगा, इस पर फर्दर इंटरेस्ट पे होगा, वो ऐड हो जाएगा, फिर आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये एक एडिशनल आइटम है। मार्कअप अगर आ जाए तो उसको कैसे डील करने हैं। नेट रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस बिफोर मार्कअप कैलकुलेशन है। इसके बाद आप मार्कअप लेंगे, कि क्वेश्चन ने कहा आपको मार्कअप के बारे में क्या कहानी बताई उसने, जैसे उसने कहा है हमने वैसे ही उसके हिसाब से बना दिया। Arman arranged a running finance facility of 3 million with the local bank at 25% per annum. The markup is payable at each month end on the outstanding closing balance. आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस हर महीने का निकालेंगे, उस पर मार्कअप चार्ज करेंगे, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपके लिए ये थोड़ा सा फॉर्मेट नया है, लेकिन यू शुड लर्न कि अगर मार्कअप आएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे। यहां से आप ये चीज़ पिक करें, मार्कअप आएगा तो कैसे डील करना है, और ये क्लोजिंग बैलेंस में प्लस माइनस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कॉलम और बना लिया एक्स्ट्रा, आपको नजर आ रहा है सितंबर का। ये बनाना क्यों मुझे ज़रूरी है, आल्दो उसने कैश बजट में से अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मांगा है, ये बैलेंस सितंबर का बनाना, कॉलम सितंबर का बनाना ज़रूरी इसलिए है कि मुझे अक्टूबर का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड चाहिए। अक्टूबर में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है मुझे चाहिए, और मेरा बिजनेस बेशक सेल्स मेरी अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट मेरी सितंबर में ही आ जाएंगी, क्योंकि मुझे कहा गया है सेल्स का 20% एडवांस में आ जाता है, ये लिखा हुआ ना, तो मेरी रिसीट तो यहाँ शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब बिजनेस मेरा सितंबर में शुरू, सेल परचेज शुरू हो गई है।
यहाँ से मेरी ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। इवन परचेजेस मैंने अक्टूबर के सेल के लिए सितंबर में करनी है, तो मेरी रसीद पेमेंट यहाँ से सितंबर से शुरू हो रही है, तो इसलिए मुझे सितंबर का कॉलम भी बनाना पड़ रहा है ताकि मैं जो ब्रॉड बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है इसकी वजह से ये मुझे बैलेंस यहाँ से मिलेगा तो मैं अक्टूबर का बजट बना सकता हूँ। इसके बगैर मेरा अक्टूबर का बजट बनना नहीं है। मुझे बजट बनाने को कहा गया है, सिर्फ रसीद एंड पेमेंट का हिसाब नहीं लगाना। तो बजट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए, और ये समझो मेरी ओपनिंग बैलेंस की वर्किंग है। ये मेरे बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस की वर्किंग है। मैंने इसको बजट का हिस्सा बना दिया यहाँ पे दिखाने को, लेकिन प्रिंसिपली ये मेरी ओपनिंग बैलेंस की वर्किंग है। बजट मुझे सिर्फ ये बनाना था 3। अच्छा जी, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं काम। जी, कंपनी ने सेल अक्टूबर में शुरू करनी है, लेकिन परचेज कहाँ से शुरू हो जानी है? सितंबर से, क्योंकि मैं कहा गया सेल करने के लिए माल खरीदना है आपने 1 मंथ एडवांस में। तो चलें जी, ही मैनेज टू सिक्योर अ कैश इंजेक्शन ऑफ 0.5 मिलियन फ्रॉम हिज फ्रेंड। एक फ्रेंड से 5 लाख का लोन लेकर डाला। अब चूंकि हमारी परचेज शुरू हो रही है सितंबर से, तो हम इस लोन को भी सितंबर में ही रसीट शो करेंगे। 5 लाख की रसीट आ गई यहाँ पे जनाब, एग्रीड। यहाँ से ही आगे चले, 15 लाख की गाड़ी डाली, इज इट कैश रिसीट? नो रिसीट नो पेमेंट, इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे कैश बजट से, इसको हम इग्नोर करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। आगे चलिए, 10 लाख की मशीनरी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मशीन आ रही है जी, ये भी आपको मशीनरी प्रोडक्शन से पहले यकीनन होगी, तो इमीडिएट कहा है तो हम इसको भी सितंबर में लेंगे। लीजिए जी, मशीनरी की पेमेंट भी हमने ले ली, इधर से लोन भी ले लिया, इसको इग्नोर किया, मशीनरी की पेमेंट ले ली। अब आ जाइए सेल्स पे। सेल्स से हम रिसीट्स बनाते हैं। सेल्स से रिसीट बनाने के लिए उससे मैं पैटर्न क्या दिया है? 20% मंथ इन एडवांस, 60% मंथ ऑफ सेल, रिमेनिंग फॉलोइंग मंथ, एंड 1.5% की डिडक्शन। मैं रिसीट्स के लिए एक वर्किंग बना लेता हूं जनाब, से वर्किंग 1। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने में मुझे रिसीट्स प्लान करनी है, तो मुझे वर्किंग 1 में 4 महीने बनाने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। %20 1 month in advance, 60% month of sale, and remaining कितनी बची? 20% month after sale। यहां से मैं टोटल मंथली रिसीट ले लूंगा और उसमें से मैं लेस कर दूंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 1.5%। तो ये मेरी नेट रिसीट्स आ जाएंगी। एग्रीड जी? अब एक एक महीने की सेल पकड़ते जाओ, उसके 3 हिस्से करते जाओ। अक्टूबर की सेल पकड़ो जरा, 20% आएगा सितंबर में, 75 लाख का 20% कितना जी? 15 लाख। 75 लाख का 60% 4.5 मिलियन, और फिर अगेन 15 लाख। देख लीजिए जी, अक्टूबर की सेल के 3 हिस्से यही है ना। अक्टूबर की सेल का 20% एडवांस, अक्टूबर के सेल का 60% मंथ ऑफ सेल, और अक्टूबर की सेल का 20% मंथ आफ्टर सेल। नवंबर की सेल पकड़े, नवंबर की सेल का 20% एडवांस कितना जी? 2.1 मिलियन। 60% 6.3 मिलियन, अगेन 20% 2.1 मिलियन। नवंबर की सेल, सॉरी दिसंबर की सेल, दिसंबर की सेल का 20% एडवांस में, 13.5 का 20% 2.7 मिलियन। दिसंबर की सेल का 60% दिसंबर में
8.1 मिलियन, और दिसंबर की सेल का जो जनवरी में रिसीट है वो हमारा एरिया नहीं है, हम उसको नहीं टच करेंगे। लेकिन जनवरी की सेल का जो एडवांस आ रहा है 20%, 3 मिलियन, वो हमारे बजट पीरियड में आ रहा है। लीजिए जी, ये रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर हैं, ग्रॉस रिसीट्स। मंथली टोटल कर लीजिए, सितंबर का 15 लाख, अक्टूबर का 6.6 मिलियन, नवंबर का 10.5 मिलियन, 10.5 मिलियन, दिसंबर का 13.2 मिलियन। अब इस पे 5% टैक्स कटना है, तो 15 लाख का 1.5% टैक्स है जी। 15 लाख का 1.5% जी, 22500। 6.6 मिलियन का 1.5%, 99,000 जी। 10.5 का 1.5%, 157,500। 13.2 का 1.5%, 198,000। लीजिए जी, यहां से आप बनाइए नेट रिसीट सितंबर की 1477500, अक्टूबर की 6501,000, नवंबर की 1034,2500, और लास्टली दिसंबर की 13,002,000। लीजिए जी, ये हमारे पास रिसीट्स आ गई अगेंस्ट सेल्स वर्किंग वन से। जी, रिसीट्स हमारे पास आ गई हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसमें इजी वर्किंग एक और है, 2% एजेंसी कमीशन सेल्स का, इसको भी कवर कर लेते हैं। ये भी आसान है। अगर आप पेमेंट्स पे जा रहे हैं तो पेमेंट्स में सेल्स का 2%, और पेमेंट कब होनी है जी? लिखा नहीं हुआ तो इन द मंथ ऑफ सेल ही समझेंगे हम। तो अक्टूबर की सेल का 2%, अक्टूबर की सेल का 2% कितना है जी? अक्टूबर में पे होगा 1,50,000। नवंबर की सेल का 2% कितना जी? 2,10,000। और दिसंबर की सेल का 2% 2,70,000। एजेंसी कमीशन, ये एजेंसी कमीशन भी हमारी पूरी होगी। लोन रीपेमेंट भी डाल दें जी, मंथ साल के एंड में पे करना है तो दिसंबर में पे करेंगे। 5 लाख का लोन लिया था, ये 5 लाख की पेमेंट यहां डाल दी। एडमिन एक्सपेंसेस को भी कवर कर लें, वो भी सिंपल है। 3 लाख पर मंथ, और रिलेटेड पेमेंट मेड इन द मंथ ऑफ इनकम, हर महीने 3 लाख। तो एडमिन एक्सपेंसेस अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये इजी फिगर्स थी, इनको भी हमने डाल दिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब हमारी सिर्फ 2 आइटम्स रह
हैं, बल्कि 3 आइटम रह गई हैं। मसाला परचेज, पैकिंग मटेरियल परचेज और मार्कअप। ओपनिंग बैलेंस तो हमारा यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा ना। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सितंबर में हम ज़ीरो लेंगे, यहाँ से कहानी शुरू होगी। अच्छा जी, पैकिंग मटेरियल को पहले देख लेते हैं। पैकिंग मटेरियल आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। और परचेज की क्या कहानी है? 60% of the spice purchases are made in the month of purchase with the remaining amount settled in the following month। ये तो पेमेंट की कहानी है कि परचेज की कहानी के ऊपर है, इधर है कहानी। टाइमली process the spices for export, Arman must purchase the spices month before the expected sale. Packing material are readily available and can be purchased in the month of sale। पैकिंग मटेरियल जिस महीने सेल करनी है उस महीने खरीदेंगे और पैकिंग मटेरियल की पेमेंट भी सेम मंथ होगी। ठीक हो गया जी। तो हम पैकिंग मटेरियल को पहले टारगेट कर रहे हैं। पैकिंग मटेरियल जिस महीने सेल करना है उसी महीने खरीदना है और पेमेंट भी उसी महीने करनी है। इसका मतलब मैं मंथली सेल्स से मंथली पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट निकाल लूं और वही मेरी मंथली पेमेंट होगी सेम। अच्छा, ये मंथली सेल से, अच्छा पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट जो मुझे यहां दी गई है वो उसने दी हुई है जी पर कार्टन। पर कार्टन उसने मुझे दी हुई है जी, और प्राइस भी मुझे पर कार्टन दी हुई है। और स्पाइसेस, मसाला जो डालना है एक कार्टन में वो भी मुझे उसने बताया हुआ। कितना डालना है कार्टन में? 1000 रुपए का 400 रुपए पर केजी के हिसाब से 2.5 केजी। 2.5 केजी स्पाइसेस एक कार्टन में आते हैं और वो एक कार्टन हम 1500 का बेचते हैं। इस कार्टन में मसाला 1000 का डलता है। कार्टन की पैकिंग कॉस्ट 40 रुपए पर फुट के हिसाब से 60 रुपए लगती है। अब मुझे माहाना पैकिंग कॉस्ट चाहिए, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माहाना सेल्स कार्टन मेरे कितने जा रहे हैं, माहाना सेल्स कार्टन निकालूंगा मैं। कार्टन इंटू 60 रुपए करूंगा तो उस माहाना कॉस्ट आ जाएगी पैकिंग की। यही है ना। मैं अगर इस रेवेन्यू को 1500 से डिवाइड करूं, कार्टन आ गए। कार्टन को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, पैकिंग कॉस्ट आ गई और यही मेरी पेमेंट है। जितनी कॉस्ट उतनी पेमेंट। ठीक है जी। तो हम इसके लिए पैकिंग मटेरियल के लिए पहले वर्किंग टू बनाते हैं। वर्किंग टू, और वर्किंग टू में सबसे पहले मैं मंथ वाइज, इसमें मुझे सितंबर की परचेज तो नहीं चाहिए होंगे, अक्टूबर से सेल शुरू हो रही तो ठीक है जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं मंथली कार्टन सेल निकालूंगा। और ये कैसे निकलेगी? सेल्स की फिगर मेरे पास है डिवाइडेड विथ प्राइस जो कि है 1500 हर महीने की। तो 7.5 मिलियन डिवाइड विथ 1500, 5000, 7000, 9000। ये जी मेरी कार्टन में सेल है। लेट्स टेक एज रो ए मंथली पैकिंग कॉस्ट। इट इज सिंपली ए मल्टीप्लाइड विद 60, ऐसा ही है, 60 रुपीज पर कार्टन। तो जनाब कितनी बनी? 3 लाख, 4,20,000 और 5,40,000। लीजिए जी, ये कहानी खत्म होगी। पैकिंग की इतनी सी कहानी थी। जिस महीने का खर्चा उसी महीने पेमेंट। 3 लाख, सॉरी अक्टूबर में पेमेंट पहली, जिस महीने की का खर्चा उसी महीने पेमेंट। 3 लाख, 4,20,000 और 5,40,000। लीजिए जी, डन हो गया। जी, रेडीली अवेलेबल एंड कैन बी परचेज इन द मंथ ऑफ सेल। आगे भी पढ़िए ना। रेडीली अवेलेबल मतलब मार्केट में आसानी से मिल जाता है, घर में नहीं अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि आगे भी जुमला पढ़ी ना, आप एक पार्ट पढ़ के रुक जाते हो, आगे भी पढ़ते जाओ। आगे उसने क्या लिखा? रेडीली अवेलेबल है एंड कैन बी परचेज, आसानी से खरीदा जा सकता है।
जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल जी? ये हमारे स्टूडेंट्स की ना जनरली, अक्सर बच्चों की जनरली रीडिंग में एक वीकनेस होती है कि आप सेंटेंसेस को पूरा, और बाज़ का सेंटेंसेस के दाएं बाएं जो सेंटेंसेस हैं उनको नहीं पढ़ते, आप एक कंपोनेंट को पढ़ के उसका मतलब समझने की कोशिश करते हो। कोई भी सेंटेंस विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं अपना मतलब बताता आपको, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जुमला लिखा हुआ है। तो जब तक कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है आप मतलब नहीं पढ़ पाते। इसलिए कोशिश किया करें टोटलिटी में सेंटेंस पूरा पढ़ा करें, और सेंटेंस समझ नहीं आ रहा तो सेंटेंस के दाएं बाएं भी जुमला पढ़ लिया करें, पहले क्या लिखा हुआ बाद में क्या लिखा हुआ, बात है उससे आपके जुमले की क्लैरिटी मिलती है आपको। तो रीडिंग को अपनी स्ट्रेंथन कीजिए। जी एनी क्वेश्चन? यहां तक हमारा हो गया। अब आखिरी मसला रह गया मसाले का, स्पाइसेस का। स्पाइसेस की कहानी है जी, परचेज की कहानी है। पहले हमें खरीद हिसाब लगाना परचेज का, और फिर हिसाब लगाना उसकी पेमेंट का। तो जनाब परचेज की कहानी ये है, ये अरमान मस्ट परचेज द स्पाइसेस अ मंथ बिफोर द एक्सपेक्टेड सेल। सेल से एक महीना पहले खरीदना है। ये परचेज की कहानी है और ये पेमेंट की कहानी है। 60% स्पाइस परचेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज विद द रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड इन द फॉलोइंग मंथ। यही दो चीजें चाहिए होती है ना हमें, कि हमें परचेज कब कितनी करनी है और फिर उसके पेमेंट टर्म्स क्या हैं। तो हमें कहा गया है भाई कि हमें सेल को टाइमली प्रोसेस करने के लिए परचेज एक महीना पहले करनी है। मतलब अक्टूबर की सेल को प्रोसेस करने के लिए परचेज कब करनी है? सितंबर में। ठीक है जी। तो मैं यहां पे अगर हिसाब लगाऊं, मैं वर्किंग 3 इसी की कंटिन्यूएशन में बनाता हूं। परचेज 1 मंथ इन एडवांस, 1 मंथ इन एडवांस करने जा रहा हूं मैं। ठीक है जी। और ये मैं कैसे कैलकुलेट कर, इसका मतलब मेरी परचेज शुरू हो जानी सितंबर से। इसका मतलब मेरी परचेज शुरू होने जा रही है सितंबर से, तो मुझे सितंबर का कॉलम भी यहाँ पे यूज़ करना है जी। मुझे सितंबर का कॉलम भी यूज़ करना है, तो मैं इसको भी ज़रा अपनी और ये कॉलम मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ, ए मल्टीप्लाइड विद परचेज कितनी करनी है हमें, जितनी जरूरत है, 1000 पर कार्टन इन एडवांस। ये मंथली परचेज आने वाली है जी मेरी, और ये आने वाली है इन एडवांस। मतलब अक्टूबर की रिक्वायरमेंट पकड़ो, 1000 से मल्टीप्लाई करो और लिख लो यहां पे सितंबर में। ऐसे ही है ना, ये मेरी परचेज आ रही है। 5000 इंटू 1000 5 मिलियन, 7000 इंटू 1000 7 मिलियन, एंड देन 9 मिलियन। और अब मुझे यहाँ पे जनवरी की सेल भी शायद चाहिए, क्योंकि मैंने जनवरी की परचेजेस दिसंबर में करनी है, और जिस महीने की परचेज 60% वहाँ पे भी तो कर देनी है। तो मुझे इसके लिए फिर यहाँ पे जनवरी का डाटा भी चाहिए, मुझे जनवरी की सेल भी चाहिए। जनवरी की सेल कितनी है जी, यूनिट्स में बताइए। प्राइस डिवाइडेड विद 1500, रेवेन्यू डिवाइडेड विद 1500 कितनी जी, 10,000। ये मेरी जनवरी की सेल है, और इसको लेके मैं यहां पे कराऊं, ये 10 मिलियन बन गया। मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की परचेजेस बना ली। परचेजेस कैसे हैं, ये मंथली सेल यूनिट्स का डाटा, कार्टन्स का डाटा मेरे पास है, मंथली कार्टन का डाटा मेरे पास है, और मेरी कार्टन की कॉस्ट स्पाइस की है 1000 पर कार्टन, और इन एडवांस मैंने परचेज करने हैं। मैंने ये परचेज की फिगर बनाई है, अभी पेमेंट नहीं बनाई मैंने। परचेज मंथ एडवांस कर रहा हूं, कार्टन सेल इंटू 1000, कार्टन सेल इंटू 1000, कार्टन सेल इंटू 1000, कार्टन सेल इंटू 1000, मंथली परचेज आ गई। अब पेमेंट रहेगी। पेमेंट कैसे बननी है भाई, 60% इन द मंथ ऑफ परचेज, 40% 1 मंथ,
आफ्टर परचेज। लीजिए जी, पेमेंट के लिए 60% इन द मंथ ऑफ सेल एंड 40% इन नेक्स्ट मंथ। हम इस तरह हिसाब बना लेंगे और फिर हम यहां पे टोटल ले लेंगे पेमेंट अपनी। तो जनाब इसका 60% 3 मिलियन और इसका 40% 2 मिलियन। इसका 60% 4.2 मिलियन, इसका 40% 2.8 मिलियन, 60% 5.4 मिलियन, 40% 3.6 मिलियन एंड 60% 6 मिलियन। आगे जनवरी में पेमेंट है, उसको मैं लेने की जरूरत नहीं, बजट तो हमें बनाना है बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, लेकिन सितंबर को भी हमें साथ लेके चलने हैं। लीजिए जी, ये 3 मिलियन हो गया टोटल, ये हो गया 6.2 मिलियन, ये हो गया 8.2 मिलियन और ये हो गया 9.6 मिलियन। हमने कॉटन सेल से मंथली परचेज बना ली और मंथली परचेज से मंथली पेमेंट बन गई। मंथली पेमेंट परचेज का 60% मंथ ऑफ परचेज में, परचेज का 40% नेक्स्ट मंथ। पेमेंट मसाला की सितंबर में 3 मिलियन, अक्टूबर में 6.2 मिलियन, नवंबर में 8.2 मिलियन और दिसंबर में 9.6 मिलियन। आई थिंक आइटम्स हमारी सारी कंप्लीट है। जरा सितंबर का टोटल मुझे बताओ, 2 रिसीट 2 पेमेंट, नेट क्या बना? नेगेटिव 202,22500। नेगेटिव फिगर है, ओपनिंग बैलेंस 0 है, यही क्लोजिंग बन जाएगा। नेगेटिव 202,22500, ये क्लोजिंग बैलेंस। इस पे अब मार्कअप कैलकुलेट होने हैं। मार्कअप कैलकुलेट होना है 25%, पर ये सालाना होता है भाई, मंथली निकाल रहे हो तकसीम 12 कर देना। तो इसका 25% लो, तकसीम 12 कर लो, मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आया सितंबर का इंटरेस्ट? 25% सालाना मार्कअप का रेट है भाई। हम मंथली बजट बना रहे हैं। मंथली कितना बना? 42135। लीजिए जी, अब इसको भी नेगेटिव में एक्टिव सम कीजिए, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना बना? 2064,635 नेगेटिव, ये आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये आपका आ जाएगा जनाब यहां पे ब्रॉड फॉरवर्ड 2064,635। लीजिए जी, कंप्लीट करते जाइए, रोल करते जाइए और मुझे आखिरी दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस कंप्लीट करके दीजिए। और कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, किसी की बेसिस समझ नहीं आई, वर्किंग कैसे बनी समझ नहीं आई, पूछिए। बजट को इसी तरह रोल करते जाइए एक एक महीना आगे, और कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए जनाब। अगर मार्कअप की कैलकुलेशन हमें आए तो ये ही तरीका है जिस तरह से एग्जामिनर हमसे मार्कअप कैलकुलेट करवाता है। क्लोजिंग बैलेंस पे हमसे जनरली वो कहेगा, और अगर किसी और तरह कह देगा तो हम उस तरह कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे कहेगा हमने सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको समझ के कैलकुलेशन परफॉर्म कर देनी है। जनरली हमें रिक्वायरमेंट ऐसे ही कहेगा वो कि क्लोजिंग बैलेंस हर महीने का जो आए उस पर आप मार्कअप कैलकुलेट कर लें एक महीने का।
दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस आपने मुझसे शेयर करना है जी, और उसको हम मैच करके देखेंगे कि हमारे आंसर सबके ठीक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। नेगेटिव है बेटा। जी जनाब, क्या बैलेंस बन रहा है क्लोजिंग? 410 300 पॉजिटिव। मंथ दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस 410 300 पॉजिटिव बैलेंस। जी एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है भाई, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। कैश बजट के प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे और उसके एप्लीकेशन हमने डिफरेंट सवालों पे देखी। एक एस्पेक्ट हमारा रह गया था मार्कअप वाला, वो मैंने इस क्वेश्चन से आपको कवर करवा दिया। ये एस्पेक्ट इससे पहले हमने किसी क्वेश्चन में नहीं देखा हुआ था। बट अगेन नहीं भी देखा होता बेटा कोई चीज़ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। उसने आपको बताया हुआ है कि भाई हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस पे मार्कअप चार्ज करना है आपने। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना यहां तक तो हमने सीखा ही हुआ था। पहले क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। अब उसने कहा इसको कैरी फॉरवर्ड ना करो, इस पर मार्कअप पे करो पहले। तो भाई मार्कअप पे कर दो। तो आपका बैलेंस पहले ही नेगेटिव था, नेगेटिव बैलेंस पे मार्कअप आ गया। पॉजिटिव आएगा तो मार्कअप नहीं होगा भाई। जिस महीने नेगेटिव है उसी महीने मार्कअप आएगा। नेगेटिव है, मार्कअप डाला, ऐड किया, आगे ले गए। किसी महीने पॉजिटिव आ जाता तो मार्कअप ना डालते। मार्कअप सिर्फ तभी डलेगा जब नेगेटिव बैलेंस आया करेगा। तो ये एस्पेक्ट बेशक हमने पहले कवर नहीं किया, लेकिन अगर अनसीन भी सामने आए तो ऐसी चीज नहीं है जो हम कहें कि जी हमारे लिए कोई अनहोनी चीज है, हम इसको कर नहीं पाते। यही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है कि नई चीज का मतलब यह नहीं है कि आप नहीं हैंडल कर सकते। नई चीज का मतलब है कि आपको एक दफा उसको एक्स्ट्रा रीडिंग और एक लम्हे की एक्स्ट्रा थिंकिंग देनी है। डेफिनेटली यू विल कम अप विथ सोल्यूशन। आपका दिमाग आपको जरूर उसका कोई हल देगा। जी एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, दोबारा हम थ्योरेटिकल एरियाज की तरफ आते हैं जो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने दो अप्रोचेस टुवर्ड्स बजटिंग पढ़ ली थी, एक थी फ्लेक्सिबल बजटिंग और एक थी इंक्रीमेंटल बजटिंग। ऐसा ही है जी, यही दो हमने अप्रोचेस टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग बजट पढ़ ली थी। आज एक थर्ड अप्रोच हम देखते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग नॉर्मली ये यूज होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई पॉपुलर यूजफुल टूल नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल काउंसलर ऑफिस, म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस, जिनका काम होता है किसी एक लोकल महल्ले की मेंटेनेंस, अपकीप, उसकी फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हम चले काउंसलर ऑफिस लेते हैं, जिसकी ड्यूटी होती है उस ऑफिस की, उसका रोल है से गार्डन टाउन औरंगजेब ब्लॉक की सड़कों की मेंटेनेंस देखना, इनकी सीवरेज की क्लीनलीनेस देखना, इस ब्लॉक के रेजिडेंट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई इंश्योर करना, इस ब्लॉक के रेजिडेंट के लिए कोई डिस्पेंसरी फंक्शनल इंश्योर करना, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे उसकी आपकी मेंटेनेंस इंश्योर करना। सो लोकल एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट मेंटेन प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन करना, समझो ये एक काउंसलर ऑफिस की जिम्मेदारी होती है लोकल। तो हम कहते ये जीरो बेस्ड बजटिंग इस तरह के ऑफिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जीरो बेस्ड बजटिंग में ये ऑफिस करते क्या हैं? हर साल शुरू होने से पहले ये ऑफिस प्रिपेयर डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस से मुराद है कि आने वाले साल में हमारे जो जिम्मेदारी में जो जो एरियाज हैं उनमें से किन किन एरियाज में काम होने वाला है अगले साल। फॉर एग्जाम्पल वी मे रिव्यू डिफरेंट फैसिलिटीज़। मैं अगर काउंसिल ऑफिस में बैठा हूं तो मैं अपने डोमेन में जो जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं उनको रिव्यू करूंगा। आई मे कम अप विद द आइडिया, भाई सड़कें तो ठीक है, अगले साल में इनकी रिपेयर की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों का फर्नीचर ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, उसमें भी कोई पैसा लगने वाली बात नहीं है। हाँ, इस इलाके में पानी, पीने का पानी की कमी है, डिस्पेंसरी में मेडिसिन्स की हमें कमी रहती है। और कौन सा एरिया था हमारा, और कौन सा एरिया था? स्कूल हो गए, पानी हो गया, डिस्पेंसरी होगी, सड़कें होगी। चले स्कूल में थोड़ा हम कहते हैं कमरा और डालना है जी। हमने कहा जी पानी का मसला है, डिस्पेंसरी का मसला है, पानी डालना है। हमने स्कूल में कमरा एक एडिशनल डालना है, क्लासें कम पढ़ रही हैं। डिसीजन पैकेजेस से मुराद आइडेंटिफाई पॉसिबल सर्विसेज टू बी ऑफर्ड एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। इनको कलेक्टिव, इनको हम डिसीजन पैकेज कहते हैं कि भाई आने वाले साल में हमें कौन कौन सी सर्विसेज देनी है और उन सर्विसेज की कितनी कॉस्ट है। जी बेटा, जी जी बताओ, पहले तारुफ करवाओ, क्या करना है? इस क्लास में तो नहीं है बेटा, ये तो 4 महीने से क्लास चल रही है, तो ये मैंने देखा नहीं कभी इस क्लास में। क्लास कमरे से नहीं पहचानी जाती, क्लास टीचर और बच्चों से पहचानी जाती है। अच्छा जी, तो हमने कहा जी डिसीजन पैकेजेस बनाइए, कौन कौन सी सर्विसेज आपने आने वाले साल में देनी है और उनके लिए क्या कॉस्ट दरकार होगी, कितनी कॉस्ट लगेगी उन पे। स्टेप नंबर 2, रैंकिंग कर लीजिए इनकी। आपकी जो सर्विसेज हैं इनकी रैंकिंग कीजिए इंपॉर्टेंस वाइज, प्रेफरेंस वाइज। जैसे मैंने कहा जी हमारी 3 हमने सर्विसेज आइडेंटिफाई की थी, स्कूल, पानी और डिस्पेंसरी। ठीक है जी, ये 3 इनकी रैंकिंग कीजिए, सबसे अहम कौन सा काम है? पानी जी, आपने कहा जी पानी पहले है, फिर डिस्पेंसरी है, तो जिंदा बच गए तो पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा जी पानी पहले, फिर दवाइयाँ, और फिर जिंदा रह गए तो पढ़ने के लिए स्कूल भी होना चाहिए। तो ये हमने कहा ये हमारी प्रेफरेंस है। मतलब हर बंदे की प्रेफरेंस फर्क हो सकती है। ऐसा होता है गवर्नमेंट किसी एक्स पार्टी को तो करनी चाहिए पहले सड़कें बनानी है, हमने सड़कें बेशक बनी हुई हम पट के नहीं बना देंगे हम। ठीक है, तो हर पार्टी की प्रेफरेंस अपनी हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंस हर बंदा अपनी, पहले क्या क्या काम होने वाले हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है, काम, उनकी कॉस्ट और प्रेफरेंस लेके आप पहुंच जाते हो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि फंड तो गवर्नमेंट ने देने हैं। फिर काउंसलर साहब जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि जी मेरे इलाके में ये काम होने वाले हैं, इनके लिए मुझे इतना इतना पैसा चाहिए और इसके मुताबिक आप इतने फंड मुझे आप अप्रूव कर दें। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जितने फंड्स ऑफिस मांगे उतने अप्रूव कर दे। आपने मांगा 10 करोड़ साल का,
गवर्नमेंट ने कहा जी हमारे पास तो 7 करोड़ आपके इलाके के लिए है, 7 करोड़ मिलेगा, फंडिंग आ गई। अब इन फंड को यूटिलाइज कर लीजिए इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। आपने कहा जी 7 करोड़ मिले हैं तो इसमें तो पानी का मसला हल हो गया, इसमें डिस्पेंसरी का मसला हल हो गया, स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिनिशिंग और फर्नीचर रह गया, चलो वो अगले साल से। सो रैंकिंग आपने पहले की हुई थी, इसलिए की थी रैंकिंग कि आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट फंड्स जब लेने जाओगे आप, फंड्स आपकी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि पूरे मिल जाएं, तो जितने फंड मिलेंगे रैंकिंग के मुताबिक उनको इस्तेमाल कर लो, और जो काम कंप्लीट नहीं हो सका उसको अगले साल के प्रोसेस में दोबारा शामिल हो जाएगा। अगले साल फिर जीरो से काम शुरू होगा, भाई हमारे क्या क्या काम होने वाले हैं, क्या उनकी रैंकिंग है, फंड लेने जाओगे, फंड को रैंकिंग के हिसाब से यूटिलाइज करोगे एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग। ये है जी जीरो बेस्ड बजटिंग की कहानी, जिसे मैंने कहा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। ये किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये टूल बजटिंग का इतना यूजफुल बेनिफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये टूल प्राइमरली यूज होता है। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसानात। फायदे क्या हैं? इट एम्फसाइजेज ऑन फ्यूचर नीड्स। हम हमेशा बात शुरू यहां से करते हैं अभी अगले साल हमें क्या करना है, माजी में क्या किया क्या नहीं किया, क्या हो गया, उसकी बात ही नहीं होती। पास्ट एरर्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड। हमने इंक्रीमेंटल बजटिंग का ड्रॉबैक पढ़ा था, ये हमेशा जीरो से बात शुरू होती है। भाई मैंने बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बनाना है, पानी का फैसिलिटी देनी है, तो जीरो से बात शुरू होनी है, माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकॉर्पोरेट्स कंसिडर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हमने देनी होंगी, तो हम चाहेंगे हम रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ करके अवेलेबल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज अपने इलाके को दे सके। इट एनकरेजेस कॉस्ट रिडक्शन। लिमिटेड फंड्स हैं, कॉस्ट रिडक्शन से काम होगा, उसके बाद चलेगा नहीं काम। ड्रॉबैक क्या है? प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग दस कॉस्टली। बजटिंग का प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप हर दफ़ा जीरो से शुरू करते हो, पिछले एक्सपीरियंस को यूटिलाइज ही नहीं करते, क्योंकि आप फ्यूचर पर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आप पास्ट एरर से बचना चाहते हो, ठीक है जी। इसलिए आप जीरो से बात शुरू करते हो, जो कि अल्टीमेटली टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, बजट बनाने में टाइम भी लग जाता है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रेस फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि बजटिंग में हमेशा जीरो से काम शुरू करने हैं, लेंथी एक्सरसाइज है, मैनेजमेंट पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। ओनली एप्लीकेबल टू सर्विस एनवायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता। और इट अमाउंट्स टू री इन्वेंटिंग व्हील एवरी ईयर, क्योंकि हर साल आप जीरो से काम शुरू करते हो। इंक्रीमेंटल बजट का नुकसान अपनी जगह, पर उसका फायदा क्या है कि आपने जो एक्सरसाइज पिछले साल की होती हैं उन्हीं एक्सरसाइज को बेस करके आगे चलते हो, पिछली एक्सरसाइज का बेनिफिट भी उठाते हो। यहां पे ऐसा नहीं है आप हर साल जीरो से काम शुरू करते हो। अच्छा जी, एक और अप्रोच कंटिन्यूस या रोलिंग बजट अप्रोच। ये जो हम बजट अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट में न्यूमेरिकल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, बाकी सारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस ही हैं। आपको एमसीक्यूज या 1-2 नंबर का नोट ही आ सकते हैं इन पे, न्यूमेरिकल इन पे वी डोंट एक्सपेक्ट, ना कभी आया है ना हमें आने की उम्मीद है इन एरियाज पे। कंटिन्यूस या रोलिंग बजट। कंटिन्यूस या रोलिंग बजट की कहानी, नॉर्मल बजटिंग जो हमने अब तक पढ़ी है ना, कि हम आने वाले पीरियड का बजट बनाते हैं से, और पीरियड से हमारा एक साल है, हम साल का बजट बना लेते हैं, फिर हम साल का एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड करते रहते हैं, और साल के हम एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स को बजट से कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, और साथ ही अगले उस वेरिएंस एनालिसिस की इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, और अगले साल की बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। इस नॉर्मल बजटिंग प्रोसेस में एक ड्रॉबैक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका साल जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ, आपने जो बजट जो साल जनवरी से शुरू हो रहा है उसका बजट में भी आपने दिसंबर में बना लिया था, दिसंबर में बजट बनाया, जनवरी से साल शुरू हो गया। यूजुअली साल शुरू होने से पहले आप बजट बना लेते हो, दिसंबर में बजट बनाया, साल शुरू हो गया। अब जब आप नवंबर में पहुंचे हो तो आपके पास सिर्फ अगले 1 महीने का प्लान है, एम आई राइट? और जब दिसंबर आपका खत्म हो रहा है तो हो सकता भी अगले साल का बजट आपका फाइनल नहीं हुआ, दिनों में अगले कुछ दिनों का प्लान आपके पास है, बाकी अगले 12 महीने का प्लान अभी बन रहा है। तो नॉर्मल बजटिंग जो हम करते हैं उसमें साल के शुरू में मेरे पास 12 महीने का बजट है, साल के एंड पे मेरा बजट खत्म हो चुका होता है, मुझे अगले साल का प्लान ही नहीं पता होता, अगले आने वाले दिनों, महीनों, साल का पता ही नहीं मैंने करना गया। वर्किंग मैं कर रहा हूं उस पर, लेकिन ब्लैंक हो जाती है थोड़े अरसे के लिए आप, क्योंकि जैसे जैसे साल के एंड पे जाते जा रहे हो, आपका प्लान तो भाई 31 दिसंबर 2024 का प्लान बनाया ना आपने, और आपका 2025 का बजट अप्रूव होने से
पहली जनवरी को या 31 दिसंबर को ही, तो अगर मैं 31 दिसंबर की जगह 30 दिसंबर को बात करूं, 30 दिसंबर 2024, तो मेरे पास सिर्फ अगले एक दिन का बजट है। 2025 में मैंने क्या करना है मुझे 30 दिसंबर 2024 को नहीं पता। ये एक नॉर्मल बजट का एक ड्रॉबैक है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बजट पीरियड आपके पास फ्यूचर पीरियड की प्लानिंग अवेलेबल नहीं होती। उसका हल है कंटिन्यूअस बजट, रोलिंग बजट। रोलिंग बजट कैसे काम करता है? इदारा सालाना बजट बनाता है, लेकिन सालाना बजट के 4 हिस्से कर लेता है, 4 क्वार्टर बनाए, और उस 4 क्वार्टर के बजट में एक खास काम यह किया जाता है कि जो पहला क्वार्टर है ना वो तो 100% डिटेल है, एक्यूरेट प्लान है मेरा, लेकिन अगले 3 क्वार्टर मेरे आउटलाइन प्लान होते हैं। आउटलाइन प्लान से मराद जिसमें मैंने डिटेल में काम नहीं किया हुआ, मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ मैंने इतने यूनिट्स बेचने हैं और अंदाजन मेरी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, बट मैंने डिटेल यूनिट्स किस प्राइस पे बेचने हैं, कमीशन कितनी देनी है, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कितने का खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, बहुत डिटेल नहीं। इसको हम आउटलाइन बजट कहते हैं। सालाना बजट बनेगा ब्रोकन इनटू 4 क्वार्टर्स। पहला क्वार्टर डिटेल होगा, अगले क्वार्टर आउटलाइन बजट होंगे। जब आपका एक क्वार्टर खत्म होगा, बजट आपका 1 साल का पड़ा हुआ है, डिटेल 1 क्वार्टर का, लेकिन मोटा मोटा टारगेट अगले 3 क्वार्टर का भी आपके पास है। जब एक क्वार्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्वार्टर का डिटेल कर लेते हो और 5वां क्वार्टर ऐड कर देते हो। फिर एक क्वार्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर 3 का डिटेल कर लो, 6ठा क्वार्टर आउटलाइन ऐड कर लो। एक और क्वार्टर खत्म हुआ, 4था क्वार्टर डिटेल कर लो, 7वां क्वार्टर से आउटलाइन ऐड कर लो। रोलिंग बजट, इसका मतलब आपके पास ऑलमोस्ट हर वक्त 4 क्वार्टर का बजट प्रिपेयर रहता है, जिसमें से 1 क्वार्टर डिटेल और 3 का आउटलाइन बजट। रोलिंग बजट हम इसको कहते हैं, कंटिन्यूस बजटिंग हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में इदारा हर वक्त बजटिंग प्रोसेस में तकरीबन एंगेज है। क्योंकि आप कभी आपको हर क्वार्टर के एंड पे अगले क्वार्टर का बजट डिटेल बनाना है और उससे अगले एक नेक्स्ट क्वार्टर आपने आउटलाइन ऐड करना है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? इस तरीके से जो बजट बनाया जाता है ना वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि आप आज बैठ के जनवरी में बैठ के दिसंबर में बैठ के अगले दिसंबर का बजट बनाना मुश्किल है। 1 साल बाद क्या प्राइसेस चल रही होंगी, क्या कॉस्ट चल रही होंगी, उनका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज बैठ के अगले 3 महीने का बजट बनाओ तो यकीनन अंदाजे की एक्यूरेसी आपकी बेहतर होगी, बजट मोर एक्यूरेट होता है। इट प्रोवाइड्स बेटर इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब बजट अच्छा होगा तो कॉस्ट वर्सेस बजट कंपैरिजन मीनिंगफुल हो जाएगा, कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। जब आप रिलायबल टारगेट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बेहतर होती है। मेक्स बजटिंग अ सीरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बजट पूरा साल ऑर्गेनाइजेशन में बजट की डिस्कशन हो रही होती है। हर वक्त आप कभी आउटलाइन बजट की बात कर रहे हो, कभी डिटेल बजट की बात कर रहे हो, तो बजट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। लेकिन इस सिग्निफिकेंस का नुकसान क्या होता है? हर वक्त बजट कर रहे हो तो बजट के लिए बंदे भी रखने पड़ते हैं भाई, बजट में टाइम भी लगता है, फिर कॉस्ट ही काम हो जाता है। और इनक्रीज बजटिंग वर्क मे लीव लेस टाइम फॉर द मैनेजमेंट फॉर एक्चुअल वर्क। फिर बजट ही बनाते रह जाओगे, फिर काम कब करना है भाई? ये को ड्रॉबैक इसमें आ जाता है कि इतनी बजटिंग पे बात हो जाती है कि बजटिंग होती रहती है, काम के लिए टाइम कम मिलता है। ये इसके 2 सीरियस ड्रॉबैक्स हैं जी। एनी क्वेश्चन? कंटिन्यूस या रोलिंग बजट, एमसीक्यू या 2-3 नंबर का नोट, इसी तरह का इन्हीं का इतना ही स्कोप है, इससे ज्यादा इसका स्कोप है नहीं। कोई सवाल? अच्छा जी, लास्ट हमारी अप्रोचेज में परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होती है। और फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल है हमारे पास ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में बाज़ औक़ात बजटिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि खुदा न खास्ता आने वाले साल में कितने पेशेंट्स हमारे पास आएंगे।
और वो किस किस बीमारी के होंगे, कितने इमरजेंसी केसेस होंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट बजट बनाना। तो इस तरह के केसेस में फिर आप ये नहीं कहते कि भाई फॉर एग्जांपल जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी का जो बजट है अगले साल का 5 करोड़ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई पिछले साल खुदा न खासा जितने हादसे हुए थे अगले साल इससे कम होने या ज़्यादा होने। आप नहीं कह सकते कि भाई जिन्ना हॉस्पिटल के अगले साल का सर्जिकल डिपार्टमेंट का बजट से 20 करोड़ है। यू डोंट नो कि भाई ऑपरेशंस अगले साल सर्जरीज पिछले साल जैसी होनी है, कम होनी है, ज़्यादा होनी। तो इंस्टेड ऐसे डिपार्टमेंट फिर क्या किया जाता है, कॉस्ट पर पेशेंट। इमरजेंसी का बजट ये नहीं रखा जाएगा 2 करोड़ है, वहां लिखा जाएगा इमरजेंसी का बजट है 100 रुपीज पर पेशेंट, परफॉर्मेंस बजट। सर्जरी का बजट ये नहीं रखा जाएगा अभी 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, रखा जाएगा सर्जरी का बजट है 10,000 पर पेशेंट। या उसको फर्दर ब्रेक कर दो, अपेंडिक्स की सर्जरी है तो 10,000, को मेजर सर्जरी से आज गाल ब्लेडर की आ गई उसकी 20,000 पर सर्जरी बजट। तो आपकी बजटिंग इस अंदाज में की जाती है। ओवरऑल हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बजट दे दिया जाएगा, भाई हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज हैं, स्टाफ सैलरीज है, उसका बजट से 5 करोड़ है, बाकी इमरजेंसी का बजट 100 रुपया पर पेशेंट है, जो स्मॉलर सर्जरीज हैं उनका बजट 5,000 पर पेशेंट है, और जो बड़ी सर्जरीज हैं उनका बजट से 10,000 पर पेशेंट है। सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल बजट, प्रॉफिटेबिलिटी, इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं बनाए जाते, बल्कि इस किस्म के बजट असाइन किए जाते। इसी तरह आप ये हाँ ले लो, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस ले लो हमारी जो चलती है, ये मेट्रो ही है ना इसका नाम। तो अब हमें पता है ये सब्सिडी पे चलती है। या आप ऑरेंज ट्रेन ले लो, वो भी हमें पता है सब्सिडी पे चलती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पैसेंजर उसको अफोर्ड ही नहीं करते, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट में सेट अ सब्सिडी टारगेट, उसका सीईओ बनाया, अब वहां पे भी नहीं पता भी पैसेंजर कितने सफ़र करेंगे, कितने डेली ट्रिप्स लगेंगे, पिछले साल जितने लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, ऊंच नीच होती रहती है। तो टारगेट क्या दिया भाई, सीईओ को टारगेट दिया हमने आपको सब्सिडी देनी है से 100 रुपीज़ पर पैसेंजर। जितने पैसेंजर आप डेली ट्रैवल करवाओगे 100 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से सब्सिडी देनी है। खर्चा आपका बेशक 200, बाकी 100 रुपये आपने खुद पूरा करना है पैसेंजर से लेके, या आप देखते हो एडवर्टीजमेंट बोर्ड शोर्ड लगे होते हैं बसों के ऊपर या उनके बस स्टॉप से, ये पैसे कलेक्ट करने के तरीके हैं ना। तो सब्सिडी टारगेट दे दिया, परफॉर्मेंस टारगेट है कि भाई हमने आपको इतने पैसे देने हैं, बाकी आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस पैसे के लेके अपनी परफॉर्मेंस से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। जैसे हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट ने कहा दी हमने आपको इतने पैसे देने हैं, बाकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो कैंटीन के किराए, कैंटीन के आउट होर्डिंग, कैसे वो पैसे पूरे कर, स्पॉन्सरशिप लेके आए, कहाँ से लेके आए, डोनेशन दें लोगों से। आप देखते हो ना जिन्ना हॉस्पिटल में ज़कात ड्राइव भी चल रही होती है, वो यही चीज़ है ना कि उनको भाई हमने गवर्नमेंट ने कहा दी हमने आपको इतना पैसा देना, बाकी जितनी कमी बेशी है वो खुद अपनी परफॉर्मेंस से आप पूरी करें। ठीक है, सो दिस इज परफॉर्मेंस बजटिंग। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, एक लास्ट एस्पेक्ट हम थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद 1-2 पैरा रीडिंग असाइनमेंट ही आपकी, वो मैंने यहाँ कवर भी नहीं किया हुआ, 1-2 पैरा की रीडिंग असाइनमेंट रह जाएगी। एक आखिरी एस्पेक्ट जो क्लास कवरेज के लिहाज से, ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स इन बजटिंग। बजट बनाने में ह्यूमन बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बजटरी स्लैक मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बजटरी स्लैक क्या है? बजट बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं, बजट चूंकि आपके टारगेट्स हैं, वो टारगेट में स्लैक बिल्ड कर लेते हैं। स्लैक से मुराद थोड़ी सी एरर डाल देते हैं। मटेरियल 10 kg पर यूनिट की बजाय 11 kg पर यूनिट बजट में डाल देंगे, ताकि कल को जब हमारी अकाउंटेबिलिटी हो, एक्चुअल क्या बजट क्या है, तो अचीवेबल चीजें नजर आए, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नजर आए। तो बजट में हमें ख्याल रखना है, इफ वी आर द इन चार्ज ऑफ द बजट, और हम अपनी प्रोडक्शन टीम से, एचआर टीम से, प्रोक्योरमेंट टीम से बजट बनाने में हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क होता है। हमें ख्याल रखना है कि टीम बजट में स्लैक डालने की कोशिश करेगी। एज अ बजट, नॉर्मली फाइनेंस की टीम बजट के फंक्शन को लीड करती है। वी विल बी इन द लीडिंग रोल। हमें लीडिंग रोल में यह ख्याल करना है कि हमारे जो अदर टीम मेंबर्स हैं
जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। फाइनेंस की अकाउंटेबिलिटी कम होती है, प्रोडक्शन की, प्रोक्योरमेंट की, एचआर की ज़्यादा हो रही होती है बजट पे। हमें पता होना चाहिए वो लोग बजट में स्लैक डालने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट यहां पे इन्वॉल्व होगा। वी नीड टू बी केयरफुल। डिसफंक्शनल बिहेवियर, डिसफंक्शनल बिहेवियर भी बात का बजटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। डिसफंक्शनल बिहेवियर से मुराद होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और टीम गोल में भी डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एम्प्लॉई गोल्स में भी डिफरेंट, और ये डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होने की वजह से बजट जो बनेगा जरूरी नहीं इदारे के बेहतरीन मुफाद में हो। हमें इस चीज को भी ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक कंपनी का से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूं और मेरी परफॉर्मेंस या बोनसेस का क्राइटेरिया है प्रॉफिट का परसेंटेज, कंपनी कितना सालाना मुनाफा कमाती है उसका परसेंटेज। अगर मैंने 2 साल बाद रिटायरमेंट प्लान किए बैठा हूं, मैंने सोचा मैंने 2 साल बाद यहां से रिटायर हो जाना है, तो एज अ ह्यूमन मेरा बिहेवियर क्या होगा? भाई कंपनी इन 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, ऐसा ही है, इन 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए ताकि इन 2 सालों में मुझे ज्यादा से ज्यादा बोनस मिल जाए। उसके बाद कंपनी जाने और कंपनी का मालिक जाने, मैंने तो चले जाना घर। अब इस प्रोसेस में लेट्स अज्यूम मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट बेच रही है। कंपनी जब बिजनेस में होती है तो सिर्फ आज और कल को नहीं देख रही होती, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद को भी देखना होता है। जैसे कंपनी एक प्रोडक्ट बना के बेच रही है तो साथ साथ उसकी रिसर्च चल रही होती है इस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी रहेगी, और अगर ये प्रोडक्ट 2 साल 3 साल बाद डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मुझे इसकी जगह कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। उसकी R&D भी चल रही होती है और R&D पे खर्चा हो रहा है। अब लेट्स अज्यूम मैंने 2 साल बाद रिटायर होना है और इस प्रोडक्ट की लाइफ भी 2 साल ही है। तीसरे साल नई प्रोडक्ट लॉन्च होनी चाहिए, और तीसरे साल अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो वो डेवलप कब होगी? अगले 2 सालों में ही ना। लेकिन अगले 2 सालों में उनको डेवलप करूंगा मैं तो कंपनी का तो खर्चा लगेगा, उस पर डेवलपमेंट में खर्चा लगेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो अगले 2 सालों में मेरा बोनस। अब ये प्रोडक्ट जो नई बन रही है इसने लॉन्च होना है तीसरे साल, इसको बना के बेचने का फायदा मिलना है तीसरे साल, इसको बना के बेचने से जो प्रॉफिट आएगा उसका बेनिफिट मुझे आना है कोई? मुझे नहीं आना। तो ह्यूमन एक बिहेवियर आ जाता है, यार इसको बना के जो बेचने से मुनाफा आना है उसमें मेरा शेयर तो होना नहीं, मुझे तो बोनस मिलना नहीं, तो इसको मैं बनाऊं क्यों? मैं 2 साल इसको टका के बेचता हूं, इसे बोनस कमाता हूं और अपना बोनस लेके घर, बाकी कंपनी जाने, मालिक जाने, तीसरे साल उन्होंने क्या बेचना है। दिस इज कॉल्ड डिसफंक्शनल बिहेवियर। बाज़ औक़ात ह्यूमन टारगेट्स और कंपनी टारगेट्स डिफरेंट है। कंपनी का टारगेट तो यही बनता है भाई नई प्रोडक्ट बना के डेवलप करो, तीसरे साल में बेचनी है, इसको डेवलप करो। लेकिन ह्यूमन टारगेट क्या है? 2 साल टिका के सेल करो, डेवलपमेंट में मट्टी डालो। डिसफंक्शनल बिहेवियर, तो यही अगले साल का बजट ही बना रहे हैं ना हम कि अगले साल हमें क्या करना है। अगले साल हमें नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, सिर्फ पुरानी बेचनी है। अगर मुझसे पूछो एज एन इंडिविजुअल, मेरा दिल चाहेगा पुरानी बेचूं, डेवलपमेंट ना करूं। लेकिन कंपनी के शूज में जाओ, कंपनी के लिए बेहतर क्या है भाई? पुरानी भी बेचो, नई की डेवलपमेंट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करो। डिसफंक्शनल बिहेवियर, हमें इसको भी ख्याल रखना होता है। बजटरी स्टाइल, यहां पे आते हैं जी 2। बजटरी स्टाइल से मुराद है कि हम टीम वर्क, जो बजट बनाने का टीम वर्क है, उसको कैसे लेकर चलें। इसमें 2 पॉसिबल अप्रोचेज होती हैं। एक इम्पोज स्टाइल होता है, एक पार्टिसिपेटिव टाइप स्टाइल होता है। इम्पोज स्टाइल को हम टॉप बॉटम कहते हैं, इसको बॉटम अप कहते हैं। इम्पोज स्टाइल में टॉप मैनेजमेंट बजट बना के, टॉप मैनेजमेंट मतलब डिपार्टमेंट हेड्स बजट बनाते हैं और फिर टीम को देते हैं ये लीजिए आपका टारगेट है। सेल्स के हेड ने बजट बनाया कि हमारी कंपनी को अगले साल कितने यूनिट बेचने चाहिए, और वो बजट बना के सेल्स टीम को दिया भाई इतने यूनिट्स इस प्राइस पे अगले साल बेचने हैं। प्रोडक्शन टीम ने बजट बनाया कि अगले साल जो हमें कितने यूनिट बनाने हैं और उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन टीम के हवाले किया, अगले साल इतने यूनिट बनाने हैं और इतनी कॉस्ट पे बनाने हैं भाई। दिस इज कॉल्ड इम्पोज स्टाइल। पार्टिसिपेटिव क्या है? टीम से पूछा जाता है। आप सेल्स की टीम है, आपसे पूछा जाएगा भाई पिछले 2, 4, 5 साल से आप हमारे साथ चल रहे हो, हमारी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपके ख्याल में हमें अगले साल कितने यूनिट बेचने चाहिए, किस प्राइस पे बेचने चाहिए। टीम सजेस्ट करती है। प्रोडक्शन टीम से पूछा जाता है भी आपके ख्याल में अगले साल हमारा कॉस्ट का टारगेट क्या होना चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पर यूनिट कितना लगना चाहिए, हमारी सालाना कॉस्ट कितनी बननी चाहिए, कितने यूनिट्स हम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं।
टीम से पूछा जाए। दिस इज पार्टिसिपेटिव। दोनों के अपने अपने फायदे या नुकसानात हैं। मोटा मोटा देखें, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में जब टीम खुद अपने टारगेट सेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो टारगेट की ओनरशिप आती है उनकी। टारगेट को अचीव करने के लिए वो जान मारते हैं, यार हमने खुद अपना टारगेट सेट किया है। और इम्पोज स्टाइल में अगर बॉस ने टारगेट सेट किया है तो दिल में यही बात आती है, भाई हमें फजूल में इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया, ये होना हमारा है नहीं हमसे। तो जब जहन में ये चीज़ आ जाती है फिर आप कोशिश नहीं करते। प्रोडक्शन टीम भी ऐसे ही खुद टारगेट सेट करेंगे कि ये डेस्क भाई 1000 में बनना चाहिए, हमारे हिसाब से 1000 में बनना चाहिए, मैनेजमेंट ने प्रूव कर दिया ठीक है बनाओ 1000 में। अब उनको होगा भाई हमने खुद कहा था अब तो बनाना पड़ेगा 1000 में, नहीं बनाया तो फिर ये तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा 1000 में बनाओ, ऐसे ही 1000 में बनाने को कह दिया। हमें बनता बुनता है नहीं 1000 में, ये तो कम से कम 1050 लगने चाहिए थे इस पर, तो उन्होंने गलत टारगेट सेट कर दिया, कोशिश ही नहीं करेंगे। सो ये फायदा नुकसान अगर हम बात करें, दोनों में फायदे भी हैं दोनों में नुकसान भी हैं। इम्पोज का फायदा क्या है, पार्टिसिपेटिव का नुकसान क्या है, स्लैक आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ही सेल्स के इंचार्ज हो, आप लोग ही प्रोडक्शन के इंचार्ज हो, आप स्लैक डाल दोगे। मैनेजर स्लैक नहीं डालेगा लेकिन पार्टिसिपेटिव में स्लैक आ जाता है। सो फायदे भी हैं पार्टिसिपेटिव के, नुकसानात भी हैं। रीड थ्रू कर लीजिए इन पॉइंट्स को, कोई पॉइंट आपको लगता है समझ नहीं आ रहा पूछिए। इसमें भी अगेन एमसीक्यू या 2-3 नंबर का नोट, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?